इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में सन्निहित आंकड़ा प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थात बिल्ट इन डेटा टाइप। सर्वप्रथम आंतरिक निरूपण, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यह बात हमेशा याद रखिए, सदैव याद रखिए कि कंप्यूटर में एक राशि सदैव बाइनरी प्रारूप में ही संग्रहित होती है, यानी स्टोर होती है। चाहे किसी भी प्रकार की राशि हो, पूर्ण संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, अक्षर हो या प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित कोई अन्य प्रकार की राशि हो, वह बाइनरी प्रारूप में ही संग्रहित होती है। केवल व्याख्या ही इसे पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या या अक्षर इत्यादि बनाती है, और यह निर्भर करता है बाइट्स की संख्या और स्मृति यानी मेमोरी तक पहुंचने की विधि पर, कि आप कितनी बाइट्स की संख्या का प्रयोग कर रहे हैं और जब वो स्मृति में संग्रहित है तो उसको आप वहां तक पहुंचने की आपकी विधि क्या है, आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। मूलभूत आंकड़ा प्रकार कौन कौन से हैं सी प्लस प्लस में? एक तो है पूर्ण संख्या यानी इंटीजर्स, दूसरा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और अक्षर यानी कैरेक्टर। सी प्लस प्लस में पूर्ण संख्या के लिए आरक्षित कुंजी शब्द है इंट, रिजर्व कीवर्ड, और प्रायः यंत्र मशीन में एक पूर्ण संख्या का स्वाभाविक माप इंगित करता है यह कुंजी शब्द। इसके और भी प्रकार हैं, जैसे इंट तो है ही, इसके दूसरा प्रकार है शॉर्ट, लॉन्ग एवं लॉन्ग लॉन्ग, ये चार हैं और ये चिन्हित हैं, यानी आप इंट लिखेंगे या शॉर्ट या लॉन्ग लॉन्ग, इसका मतलब ये चिन्हित है यानी साइंड है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं निरूपित करते हैं। लेकिन अपनी मशीनों के लिए एक पूर्ण संख्या का माप कितना होना चाहिए, इसके लिए संकलक स्वतंत्र हैं। तो यदि आप एक स्वयं का एक संकलक, एक कंपाइलर बनाते हैं, तो आप 2 बाइट हो, 4 हो, 6 हो, जितनी भी बाइट्स आप चाहें इंट, शॉर्ट, लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग के लिए आप चुन सकते हैं। लेकिन अभी तक पाया है कि न्यूनतम माप जो होता है वो 16 बिट्स का है, 16 बिट्स का है या 2 बाइट का है। सी प्लस प्लस में इन मापों के लिए एक बंधन है, क्या कि शॉर्ट का माप इंट के माप से अधिक नहीं हो सकता, कम होगा या बराबर होगा। इसी तरह इंट का माप कितनी बाइट वो प्रयोग में लाएगा, वह उस बाइट्स की संख्या लॉन्ग के माप से कम होगी या बराबर होगी। इसी तरह लॉन्ग का माप लॉन्ग से या तो कम होगा या बराबर होगा, अधिक नहीं हो सकता। यह एक बंधन है। अब सी प्लस प्लस भाषा में अलग अलग वो आंकड़ा प्रकार का क्या माप था जो मैंने प्रयोग में लाए हैं, उसमें टर्बो सी प्लस प्लस 3.0 ये क्या है? 16 बिट का संकलक है, जो कि 16 बिट MS DOS के लिए बनाया गया, जो कि 16 बिट मशीनों के लिए था। इसमें शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एवं लॉन्ग का माप क्या है? क्रमशः 2 बाइट, 4 और 4 बाइट, यानी शॉर्ट और इंट का माप दोनों का बराबर है, 2 बाइट का है, और लॉन्ग एवं लॉन्ग 4 बाइट्स के। G++ 32 बिट के लिए जब बनाया गया था संकलक, जो कि 32 बिट यानी 32 बिट के लिनक्स के लिए था, जो कि 32 बिट मशीनों के लिए था। इनके माप क्रमशः है 2 बाइट शॉर्ट के लिए, 4 बाइट इंट के लिए, 4 बाइट लॉन्ग के लिए और 8 बाइट्स लॉन्ग के लिए। विजुअल C++ 6.0 जो कि एक 32 बिट संकलक था, जो कि 32 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया गया था, जो कि 32 बिट मशीनों के लिए था। इसमें शॉर्ट था 2 बाइट का, इंट 4 बाइट का और लॉन्ग 4 बाइट्स का, और लॉन्ग अवैध था, यानी उसका उसने प्रयोग नहीं किया था। और जो आजकल जो प्रयोग में ला रहा हूं मैं G++, जो कि 64 बिट संकलक है, 64 बिट लाइनक्स के लिए था, है, जो कि 64 बिट मशीनों के लिए बनाया गया। इसमें शॉर्ट 2 बाइट का है, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट और लॉन्ग भी 8 बाइट्स का ही है। अब एक और प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट, शॉर्ट की जगह शॉर्ट इंट, लॉन्ग की जगह लॉन्ग इंट और लॉन्ग की जगह लॉन्ग इंट। इनका अर्थ क्रमशः शॉर्ट, लॉन्ग एवं लॉन्ग ही होता है,
अतः प्रायः प्रयोगकर्ता इंट शब्द को छोड़ दिया करते हैं, यानी शॉर्ट इंट लिखने के स्थान पर शॉर्ट लिखते हैं, लॉन्ग इंट के स्थान पर लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग इंट के स्थान पर लॉन्ग लॉन्ग। इनका अर्थ एक ही है। इनकी सीमाएं, समस्त पूर्ण संख्या प्रकार स्वयमेव चिन्हित होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, बाय डिफॉल्ट धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं निरूपित होती हैं। यदि इनमें से कोई भी पूर्ण संख्या 2 बाइट्स की है तो हम ऋण 32,768 से धन 32,767 या ऋण 2 की घात 15 से 2 की घात 15 ऋण 1 तक की संख्याएं निरूपित कर सकते हैं। यदि 4 बाइट है तो ये संख्याएं, या ऋण 2 की घात 31 से 2 की घात 31 ऋण 1 तक। 8 बाइट से तो देखिए कितनी बड़ी संख्या है, या ऋण 2 की घात 63 से 2 की घात 63 ऋण 1, क्योंकि 64 बिट्स हैं, 8 बाइट यानी 64 बिट, उसमें से 1 कम कर दीजिए और ऋण 2 की घात 63 और से 2 की घात 63 ऋण 1। एक विशेषक होता है या क्वालिफायर कह दीजिए आप, अनसाइंड। यदि इन समस्त पूर्ण संख्याओं के पहले हम अनसाइंड लगा दें तो क्या होगा? अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग। जब ये अनसाइंड होंगे तो ऋण संख्याएं इससे निरूपित नहीं होंगी। अब यदि 2 बाइट की हैं तो 0 से लेके धन 65,535 तक की संख्या, या कह लीजिए आप 0 से 2 की घात 16 ऋण 1, या ये संख्याएं निरूपित हो सकती हैं। 4 बाइट्स हैं तो 0 से लेके 2 की घात 32 ऋण 1। 8 बाइट्स हैं तो इतनी बड़ी संख्या, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में यदि हम कहें तो 1 महाशंख, 84 शंख, 46 नील, 74 पद्म, 40 खरब, 73 अरब, 60 करोड़, 95 लाख, 51,615, या 0 से लेके 2 की घात 64 ऋण 1, ये अंक संख्याएं निरूपित हो सकती है। और वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं 2 रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, नियत बिंदु यानी फिक्स पॉइंट, और दूसरा है चलित बिंदु या वैज्ञानिक संकेतन या चलित बिंदु, फ्लोटिंग पॉइंट। तो अभी पहले देखते हैं नियत बिंदु। द्वितीय पूरक या टूस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके संख्या रेखा पर 0 के दोनों ओर संख्या निरूपित करना संभव है। नियत बाइनरी बिंदु माने तो आंशिक घटक के साथ भी संख्याओं का निरूपण संभव है। आंशिक घटक का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पे एक मैं बाइनरी संख्या लिखता हूं जिसमें कि आंशिक घटक भी है, यानी बाइनरी पॉइंट। यदि बाइनरी पॉइंट है, दशमलव नहीं, दशमलव इधर पर है, ये दशमलव पद्धति में हम इस बिंदु को दशमलव कहते हैं, और बाइनरी पद्धति में इसे बाइनरी पॉइंट कह देते हैं, बाइनरी बिंदु। तो उदाहरण के लिए 1 0 यानी 1 0 बाइनरी पॉइंट 0 1 है, तो ये क्या होगा दशमलव में? जैसे हम जानते हैं कि बाईं तरफ 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 ऐसे बढ़ता जाता है। तो अब यह संख्या क्या बनी? 0 गुणित 2 की घात 0 यानी 0, और यह संख्या क्या बनी? 1 गुणित 2 की घात 1 यानी 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या संख्या बनी? 2। अब आंशिक घटक यानी फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहां हम जैसे दाहिनी तरफ जाएंगे तो 2 की घात ऋण 1, 2 की घात ऋण 2 ऐसे होता जाएगा। तो इसका मान क्या हुआ? 0 गुणित 2 की घात ऋण 1 यानी 0, और इसका मान क्या हुआ? 1 गुणित 2 की घात ऋण 2, ये हुआ 0.25। दोनों को जोड़ देंगे तो 0.25। तो ये है दशमलव पद्धति में संख्या है 2.25। तो 1 0 यानी 1 0 बाइनरी बिंदु 0 1 बराबर है 2.25 के। इसमें बंधन क्या है इस पद्धति में, नियत बिंदु पद्धति में, कि अत्यधिक दीर्घ संख्याएं यानी बड़ी संख्याएं या अत्यधिक लघु आंशिक घटक, बहुत छोटे फ्रैक्शन हम निरूपित नहीं कर सकते। तो वास्तविक संख्याएं C++ में, सी प्रोग्रामिंग भाषा की भांति, या तो वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग करते हैं, या जिसे हम चर बिंदु भी कह सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट।
इसका लाभ क्या है? देखिए, यदि मान लीजिए 4,56,000 को मुझे निरूपित करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 456 गुणित 10 की घात 3, या उदाहरण के लिए 0.456 है तो इसको हम लिख सकते हैं 456 गुणित 10 की घात ऋण 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पे हुआ क्या, दशमलव को एक सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और 10 का घातांक, घातांक यानी एक्सपोनेंट, यहां पर जैसे घातांक ऋण 3 है और यहां पर घातांक 3 है, तो 10 का घातांक इस दशमलव पर दृष्टि रखता है, तो हम इस बिंदु को स्थानांतरित कर देते हैं हमारी सुविधा के अनुसार, इसीलिए भी इसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ इस तरह जैसे हम लोग स्लाइड रूल में प्रयोग में लाते थे। स्लाइड रूल में क्या होता था, एक संकेतक होता था जिसका स्थान चाहे 10 की घात 1 हो या 10 की घात 2 हो, उसी स्थान पर रहता है, और हमें इस बात का भान होना चाहिए कि वह स्थान 10 की घात 1 है कि 10 की घात 2 है कि 10 की घात 6 है। उस तरह से इसको हम निरूपित कह सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी है कि मात्र कुछ अंकों द्वारा ही अत्यधिक दीर्घ एवं लघु संख्याएं निरूपित कर सकते हैं। यह बाइनरी संख्याओं पर भी लागू होता है, क्योंकि संगणकों में, कंप्यूटर में समस्त संख्याएं हमेशा सदैव बाइनरी प्रारूप में ही संग्रहित होती हैं, स्टोर होती हैं। सामान्यतः हम एक संख्या ऐसे निरूपित कर सकते हैं, धन ऋण m गुणित r की घात धन ऋण e। यहां m है मानकांश या महत्वांक, मानकांश यानी मेंटिसा, r है रेडिक्स यानी बेस या आधार, और e है घातांक यानी एक्सपोनेंट। वैज्ञानिक संकेतन या चर बिंदु में हम आधार निहित होता है, चाहे आप 10 माने चाहे जो भी माने, तो एक मशीन में सभी संख्याओं के लिए समान होता है, इसलिए उसको अलग से संग्रहित नहीं कर सकते, और यह निरूपण एक बाइनरी शब्द में संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए हमको उसको बाइनरी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाइनरी में फ्लोटिंग पॉइंट या वैज्ञानिक संकेतन या चर बिंदु कैसे होता है, ये इस चित्र में दिया हुआ है। इसमें देखिए, बिट 0 जो है ये मानकांश यानी फ्रैक्शन, आपके मेंटिसा का चिन्ह है। यदि 0 है तो धनात्मक, 1 है तो ऋणात्मक, और 1 से लेकर 8 तक की जो बिट्स हैं ये पक्षपाती घातांक को निरूपित करते हैं, यानी बायस्ड एक्सपोनेंट, और 9 से लेकर 31 तक ये जो बिट्स हैं ये मानकांश बताती हैं। तो बिट 0 क्या है, मानकांश का चिन्ह, और मानकांश 9 से 31 तक के बिट, और 1 से 8 तक के बिट्स क्या निरूपित करेंगे, पक्षपाती घातांक यानी बायस्ड एक्सपोनेंट। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि बिट 0 है तो मानकांश धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक होगा। और घातांक में क्या होता है कि 1 से लेकर 8 तक की बिट्स कितनी संख्याएं निरूपित कर सकती हैं, 0 से लेकर 255 तक। तो इसमें एक पक्षपाती मान इस क्षेत्र से घटाने से जो भी मान होता है वह सही या उचित घातांक निरूपित करता है। अब 0 में से आप 128 घटा दें, 128 का 22 आप घटा देंगे तो क्या बनेगा, ऋण 128, और 255 में से 128 घटाएंगे क्या बनेगा, धन 127। तो बायस्ड एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऋण 128 से धन 127 तक के मान ये घातांक में आ सकते हैं, और आधार तो 2 माना ही गया है। सामान्यतः वास्तविक संख्याएं सामान्यीकृत होती हैं यानी नॉर्मलाइज होती हैं, और एक सामान्यीकृत संख्या का प्रारूप होता है ये धन ऋण 0 बाइनरी बिंदु 1 बी गुणित 2 की घात धन ऋण ई। यहां जो b है वह एक बाइनरी अंक है, 0 या 1 है, b ये हो गया, और 2 तो आधार है ही, और धन ऋण घातांक है। मानकांश की सबसे बाईं बिट सदैव 1 होती है। जब मालूम ही है कि हम वो 1 होना है तो उसे अलग से संग्रहित करना आवश्यक नहीं है। इसीलिए 23 बिट मानकांश में हम 24 बिट मानकांश संग्रहित कर सकते हैं, और जिसका मान 0.5 और 1.0 के बीच में होगा। ऐसे 32 बिट के प्रारूप में निम्न चर बिंदु संख्याएं, फ्लोटिंग पॉइंट संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। ऋणात्मक संख्याएं इन दो संख्याओं के बीच में, यानी ऋण
1 ऋण 2 की घात ऋण 24 गुणित 2 की घात 127 से ऋण 0.5 गुणित 2 की घात ऋण 128। धनात्मक संख्याएं इन दो मानों के बीच में हम निरूपित कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अभी भी हम 2 की घात 32 यानी लगभग, यदि बाइट में हम बात करें, जीबी में बात करें तो 4 GB के आसपास, यानी 2 की घात 32 संख्याएं ही निरूपित होंगी, क्योंकि शब्द का माप तो अभी भी 32 बिट ही है ना। तो लगभग आधी संख्याएं ऋणात्मक होंगी और आधी, लगभग आधी धनात्मक होंगी। जैसे जैसे हम संख्या रेखा के केंद्र के पास आते हैं, निरूपित संख्याएं निकट आ जाती हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं, निरूपित संख्याएं और फैल जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सटीकता जब हम केंद्र के पास आते हैं तो अधिक होती है। अधिक संख्या में संख्याएं हैं जो सही सटीकता के साथ निरूपित हो सकती हैं, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, दो संख्याओं के बीच में जो कि सटीक रूप से निरूपित हो रही है, उनके बीच में संख्याओं की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चर बिंदु क्रियाओं के परिणाम पर निर्भर न रहें, क्योंकि समस्त संख्याओं का निरूपण सटीक नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे हम बाइनरी पॉइंट लिखते हैं बिंदु 1, तो वो क्या हुआ 0.5, और यदि बाइनरी बिंदु 0.1 लिखें तो क्या होगा 0.25। अब 0.25 और 0.5 ये तो 100% सटीक है, इनके रिप्रेजेंटेशन निरूपण पॉइंट 1, बिंदु 1 और बिंदु 0.1 के रूप में। लेकिन इन दोनों के बीच की संख्या, उसके लिए और आप बिट्स लगाएंगे, लेकिन उससे भी वह सटीक रूप से नहीं हो सकता। वे ही संख्याएं सटीक रूप से निरूपित हो सकती हैं जो किसी भी तरह से 2 के विभिन्न घातों के योग के बराबर होती हैं। यानी जैसे 2 की घात ऋण 1 धन 2 की घात ऋण 2, इस रूप में प्रदर्शित होगी तो कौन सी संख्या होगी 0.75। तो 0.25, 0.5, 0.75 यह 100% सटीक रूप से निरूपित हो सकती है, लेकिन सारी नहीं होती। इस प्रारूप में निम्नलिखित संख्याएं निरूपण योग्य नहीं है। जैसे ऋणात्मक ओवरफ्लो। ऋणात्मक ओवरफ्लो का मतलब ऋण 1 ऋण 2 की घात ऋण 24 से कमतर संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं जो हैं उनको हम ऋणात्मक ओवरफ्लो कहते हैं। ऋणात्मक अंडरफ्लो, इस संख्या से अधिक ऋणात्मक संख्याओं को हम ऋणात्मक अंडरफ्लो कहते हैं। अब धनात्मक अंडरफ्लो, 0.5 गुणित 2 की घात ऋण 128 से कमतर संख्याएं, धनात्मक संख्याओं को हम कहते हैं धनात्मक अंडरफ्लो। और धनात्मक ओवरफ्लो, 1 ऋण 2 की घात ऋण 24 गुणित 2 की घात 127 से जो अधिक संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्या, उनको हम धनात्मक ओवरफ्लो कहते हैं। और समस्त प्रैक्टिकल सिस्टम्स में, व्यवहारिक तंत्रों में शून्य के निरूपण के लिए एक विशिष्ट बिट संरचना होती है। अब C++ में वास्तविक संख्याओं के लिए आवश्यक कुंजी शब्द कौन कौन से हैं? फ्लोट, जो कि चर बिंदु है, एकल सटीकता यानी सिंगल प्रिसीजन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट, और दोहरी सटीकता यानी डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट के लिए है डबल कुंजी शब्द, और लॉन्ग डबल है संवर्धित चर बिंदु के लिए यानी एक्सटेंडेड फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अब इनमें बंधन क्या है सटीकता के लिए? फ्लोट की सटीकता डबल की सटीकता से कम होगी या बराबर होगी, अधिक नहीं हो सकती। इसी तरह डबल की सटीकता लॉन्ग डबल की सटीकता से कम होगी या बराबर होगी, अधिक नहीं हो सकती। और जो भी सटीकता उपलब्ध है वह आपके संकलक पर यानी कंपाइलर पर निर्भर करती है। जो हमने प्रयोग में लाए हैं, जैसे टर्बो C++ 3.0, ये 16 बिट संकलक था MS DOS के लिए, जो कि 16 बिट मशीन्स के लिए था। इसमें फ्लोट है, वो 4 बाइट की सटीकता के लिए प्रयोग में आता है। डबल 8 बाइट प्रयोग में लाता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट। 32 बिट विजुअल C++ 6.0 जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया गया था, उसमें फ्लोट 4 बाइट का प्रयोग करता है। डबल और लॉन्ग डबल दोनों 8 बाइट्स का प्रयोग करते हैं।
G++ जो 32 बिट लाइनक्स के लिए था, वो फ्लोट के लिए करता है, प्रयोग में लाता है 4 बाइट, डबल के लिए लाता है 8 बाइट और लॉन्ग डबल के लिए 12 बाइट। इसी तरह जो वर्तमान में प्रयोग में आ रहा है G++ जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूं, वह 64 बिट यानी 64 बिट का संकलक है, जो कि फ्लोट के लिए 4 बाइट का प्रयोग करता है, डबल के लिए 8 बाइट और लॉन्ग डबल के लिए 16 बाइट का प्रयोग करता है। अब हुआ क्या कि पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए और हार्डवेयर से स्वतंत्रता रखने के लिए IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसने 1985 में सोफिस्टिकेटेड न्यूमेरिकली ओरिएंटेड, तो सोफिस्टिकेटेड को मैं कहता हूं परिष्कृत, और ये शब्द मैंने गढ़ा है संख्यात्मकोन्मुखी यानी न्यूमेरिकली ओरिएंटेड, उन ऐसे प्रोग्राम्स के लिए एक मानक बनाया जिसको हम IEEE 754 मानक कहते हैं। यह बहुतायत में स्वीकृत है एवं अपनाया गया है और अधिकतर आधुनिक प्रोसेसर्स और कोप्रोसेसर्स हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। और इस मानक ने क्या किया, परिभाषित किया एकल 32 बिट के लिए भी और दोहरा 64 बिट, दोनों प्रारूपों को इसने परिभाषित किया है और 2 संवर्धित भी हैं। दोनों प्रारूपों में 0 बिट जो है वो चिन्ह बिट है और 8 बिट्स के घातांक हैं 32 बिट के लिए और 11 बिट का घातांक है दोहरा यानी डबल प्रिसीजन के लिए या डबल के लिए कह सकते हो आप, और आधार तो 2 माना ही गया है। इसमें इन्होंने 2 संवर्धित प्रारूप भी दिए, एकल एवं दोहरा। संवर्धित यानी एक्सटेंडेड, सटीकता एवं सीमा के संवर्धन के लिए यानी प्रिसीजन के लिए और रेंज के एक्सटेंशन के लिए इन संवर्धित प्रारूपों में मानकांश क्षेत्र एवं घातांक क्षेत्र में अतिरिक्त बिट्स होती हैं। लेकिन एक बात फिर कि वास्तविक प्रारूप एग्जैक्ट फॉर्मेट कार्यान्वयन पर यानी इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। अब ये कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, मापदंड है, क्राइटेरिया कह सकते हैं आप। एकल सटीकता, दोहरी सटीकता, एकल संवर्धित सटीकता और दोहरा संवर्धित सटीकता। तो जो हम प्राय प्रयोग में लाते हैं उसमें बिट्स की संख्या क्या है, एकल सटीकता में 32 बिट, दोहरी सटीकता में 64, एकल संवर्धित में 43 से अधिक या बराबर होंगे बिट्स और दोहरी संवर्धित सटीकता में 79 बिट्स से अधिक अथवा बराबर होंगे। ऐसे ही देखिए मानकांश बिट्स 23 हैं, इसमें 52 है, इसमें 31 से अधिक या बराबर होगी, इसमें 63 से अधिक या बराबर होंगी। घातांक बिट्स इसमें 8 हैं, इसमें 11 है। घातांक पक्षपात यानी बायस्ड एक्सपोनेंट क्या है, 127 है इस मानक में और इस मानक में 1023। तो न्यूनतम घातांक क्या होगा, इसमें ऋण 126 और अधिकतम इसमें ऋण 1022। अधिकतम घातांक 127 और इसमें 1023। तो आप देखिए मानकांशों की संख्या क्या है, 2 की घात 23, 2 की घात 52, इधर बहुत ही बड़ी संख्या है। और दशमलव संख्या सीमा क्या है, बहुत ही बड़ी सीमा है, 10 की घात ऋण 38 से 10 की घात धन 38। और दोहरी सटीकता में 10 की घात ऋण 308 से लेके 10 की घात धन 308, बहुत ही बड़ी दशमलव संख्या की सीमा है। और ये बात याद रखिए कि जो हमने क्रॉस का निशान इसमें बना हुआ है, गुणा का निशान लाल से, इसका मतलब है इन चीजों के, इन मानों को उल्लेखित नहीं किया गया है इस मानक में IEEE 754 में। अब देखते हैं हम C++ में अक्षर सन्निहित आंकड़ा प्रकार। आरक्षित कुंजी शब्द क्या है, कैर, CHAR, कैर, ठीक है, यानी इसके प्रकार के हम चर घोषित कर सकते हैं। वास्तविकता में ये 1 बाइट की पूर्ण संख्या है। अब 1 बाइट की पूर्ण संख्या है तो 1 बाइट के अरिथमेटिक यानी जो गणितीय गणनाएं हैं उसमें यह भाग ले सकता है, लेकिन इसका मान धारण ऋण 128 से धन 127 तक ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्वयं व्यवस्था में कैर साइंड होता है
यानी चिन्हित होता है। तो इसलिए ऋण 128 से धन 127 तक मान ये धारण कर सकता है। लेकिन यदि अक्षर के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है तो न्यूनतम मान 0 होगा, इससे कम मान वो धारण नहीं कर सकता, और अधिकतम मान तो 127 है ही अक्षर के रूप में। जैसे मैंने कहा, एक कैर का स्वमेव मान न्यूनतम 0 एवं अधिकतम 127 होगा। एक होता है अनसाइंड कैर, अर्थात 8 बिट का ASCII कोड या कूट, जो मैं इसके बारे में बहुत पहले मैंने किसी एक वीडियो में बात की हुई है। इसमें न्यूनतम मान होगा 0 एवं अधिकतम मान होगा 255। तो 0 से लेके 31 तक के हम कंट्रोल कोड होते हैं, नियंत्रण कोड होते हैं। 127 के बाद वाले उन्हें हम ब्लॉक कोड भी कहते हैं। ये इसकी चर्चा मैं अपने पुराने किसी वीडियो में कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। इसमें एक बूलियन है। C++ भाषा में बूलियन बाद में जोड़ा गया। तो यदि आप टर्बो C++ 3.0 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें यदि आप बूल कुंजी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा, क्योंकि वो उसको बूल समझता नहीं है। तो ये बूल के लिए के मान कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स, जिसे हम सत्य असत्य हिंदी में कहते हैं। तो हम टर्बो C++ 3.0 में या टर्बो C में यदि C प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या करते थे? हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन का प्रयोग करते थे। हैश डिफाइन ट्रू 1, हैश डिफाइन फॉल्स 0। अब चूंकि आंतरिक मान जैसे प्राचीन C++ संकलक जैसे टर्बो C+ 3.0 इसको नहीं करता था, लेकिन विजुअल C++ 6.0 और G++ बूल के सहाय है ना, इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आप बूल प्रकार का वेरिएबल, एक चर का मान आप इसमें निरूपित कर सकते हैं। उसके वो एक मान धारण कर सकता है। फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1। तो आंतरिक रूप से 0 या 1 ही निर्धारित होगा। अब 0 या 1 संख्या है तो ये भी अत्यधिक कई गणितीय गणनाओं में इसका प्रयोग हम बूल का भी कर सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं। प्रायः उसका प्रयोग गणितीय गणनाओं में किया नहीं जाता, सिर्फ तार्किक कथनों के में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, जिसका कि मैं प्रयोग करके एक अगले वीडियो में इसको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।